कैसे भी आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो लेखपाल और बीडीओ और पटवारी के 416 पदों पर जो भर्ती आई हुई है, उस क्रम में नालंदा आप लोगों के लिए एक शानदार क्लासों की सीरीज लेकर के आ रही है। जल्दी हमारा एक कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी ऐप नालंदा एजुकेशन पे देखने को मिलेगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा, हम जो जीएस के अंतर्गत सबसे पहले पॉलिटी पर चर्चा कर रहे थे, राज व्यवस्था पर, और इस राज व्यवस्था के अंतर्गत हम दो क्लास पहले पढ़ चुके हैं। आज जो है क्लास नंबर 3 है, और क्लास नंबर 3 में हमें मुख्य तौर पर दो टॉपिकों पर चर्चा करनी है। एक टॉपिक है साहब आपका मौलिक कर्तव्य, और दूसरा टॉपिक है साहब आपका नीति निर्देशक तत्व। संविधान के क्रम की बात करें तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उसके बाद साहब आपका मौलिक कर्तव्य को भाग नंबर 4 के अंदर शामिल किया गया है। अगर हमें पढ़ना सब कुछ है तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो वही क्रम हमारा रहने वाला है। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे, और थोड़ी सी थ्योरी समझने के बाद फिर हम किस पर आएंगे साहब, आपका क्वेश्चन की सीरीज पर आएंगे। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए साहब, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य बेटा हमारे संविधान के या मूल संविधान का साहब आपका हिस्सा नहीं हुआ करते थे। इनको जो है वो बाद में साहब हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है। असल में कहानी ये थी कि हमारे देश में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था, ये पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। अब ये जो आपातकाल सब हमारे देश में लगा, तो इस कारण से हमारे देश की थोड़ी सी आंतरिक स्थिति गड़बड़ हो गई, और हमारे देश के जो नागरिक थे इस आपातकाल के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे थे। तो इंदिरा गांधी की उस समय पर सरकार थी, इंदिरा गांधी की दिमाग में एक विचार आया कि भाई हमारे संविधान के अंदर राज्य के कर्तव्य भी हैं, और हमारे संविधान के अंतर्गत हमने नागरिकों को जो अधिकार दे रखे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, वो भी साहब आपके शामिल हैं। परंतु ये जो नागरिक है, इन नागरिकों के कुछ भी कर्तव्य हमारे संविधान में जिक्र में नहीं लाए गए हैं। तो हमें इन नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी समझाने चाहिए। तो इन्हीं नागरिकों का कर्तव्य समझाने के लिए कि कौन कौन से कर्तव्य इनको प्रदान किए जाएं, इसके लिए इंदिरा गांधी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया है साहब आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति 1976 में बनती है। इस समिति ने अपनी सिफारिश में सुझाव दिया कि जिस प्रकार सोवियत संघ के संविधान के अंदर कुछ कर्तव्यों को रखा गया है, इसी प्रकार से हमें अपने देश के अंदर भी नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए। ये जो नागरिकों के कर्तव्य थे, इनको नाम दिया गया साहब आपका मौलिक कर्तव्य। बेटा, आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि जो कर्तव्य होते हैं वो अबाध्यकारी होते हैं। जैसे हमारा एक कर्तव्य है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति करे या ना करे वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, मगर वो उनका अगर प्रयोग करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, ईमानदारी से अपने काम को करेगा, सत्य का प्रयोग करेगा, तो उसके अंदर मौलिक सिद्धांतों का जन्म होगा, उसके अंदर नैतिकता का जन्म होगा, और वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहेगा। उसके अंदर मौलिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब उसकी बढ़ेगी। परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों का पालन करे ना करे। तो ऐसे ही जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे संविधान का हिस्सा तो जरूर है, परंतु ये सब आपके अबाध्यकारी रखे गए। अर्थात अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाता तो इनके खिलाफ साहब आपका न्यायालय में नहीं जा सकते, और जिसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता वो साहब आपका न्यायालय में अपरिवर्तनीय होता है। अब अगर बात की जाए इन मौलिक कर्तव्यों की, तो हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक भारतीय भी रहते हैं, एक साहब आपके विदेशी भी रहते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, मगर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीयों के हैं। ये विदेशियों के साहब आपके नहीं हैं। विदेशियों को ये कर्तव्य नहीं निभाने, ये इनको नहीं निभाएंगे, इनके लिए नहीं बनाए गए हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये विदेशियों के लिए नहीं बने हैं। भाग नंबर 4 कै में इनको रखा गया है। 51 कै इनके लिए साहब आपकी अनुच्छेद बनाई गई है। अब बात करें कि साहब ये जो मौलिक कर्तव्य है, इनकी संख्या कितनी है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो प्रारंभ में जब इनको शामिल किया तो इनकी संख्या 10 हुआ करती थी, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान का हिस्सा बने हैं। मगर बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हो गया, और इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बना या मौलिक अधिकार बना, तो ये माता पिता का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। आप खुद ही सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता भाई क्या पढ़ना होता है, क्या लिखना होता है, वो तो हमेशा खेल में लगा होता है। तो यहाँ माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि भाई वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तभी तो बच्चा स्कूल जाएगा, और बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका भविष्य सुधरेगा, बचपन सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का निर्माण होगा।
तो ये 11वां कर्तव्य साहब आपका माता पिता का बनाया गया कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में साहब आपका भेजना है। असल में ये जो 51 क है, इस 51 क के अंतर्गत साहब आपके कुल 11 साहब आपकी अनुच्छेद बनाई गई है। तो 11 में से एक अनुच्छेद तो आपने पढ़ ली, वो अनुच्छेद है साहब आपका कौन सी, 11वीं अनुच्छेद है 51 क का 11वां कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ साहब आपकी 6 अनुच्छेद और लिखी है जो पेपर में आती है। इनको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इनको करेंगे 51 क का फर्स्ट में ये कहा गया है कि संविधान एवं उसके मूल्य उसके लक्ष्य, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये प्रत्येक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अच्छा, 51 क के दूसरे में कहा गया है कि वे आदर्श जो स्वतंत्रता की लड़ाई के समय स्थापित किए गए थे, उन आदर्शों का पालन करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 51 क के दूसरे में दिया गया है। तीसरे में दिया गया है साहब आपका कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। एकता का मतलब देश के टुकड़े ना हो, अखंडता मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, संप्रभु का मतलब जिस पर किसी और देश का शासन ना चले, वो संप्रभु कहलाता है। अच्छा, 51 क के चौथे में दे रखा है देश की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि दुश्मन ने हमला किया और हम गायब हो गए या हम देश की रक्षा नहीं कर रहे, तो वो रक्षा करना भी साहब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे की अगर बात करें तो 51 देखिए 4 के बाद सीधा हम 7 पे चलेंगे। 7 बड़ा इंपोर्टेंट, 7 अक्सर पेपर में आता है और ये है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वन वन्य जीव, नदी, झील, पर्यावरण की रक्षा करना ये हर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अच्छा, 9वां जो कर्तव्य वो ये है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा की जाए। भाई कहीं आंदोलन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप सारी संपत्तियों को साहब आग लगा दें, तो आग नहीं लगाना, उनकी सुरक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो नागरिकों के कुल 11 कर्तव्य साहब आपके बताए गए। 11 में से मैंने 6 ये लिखे हैं और एक के साथ 7 आप याद कर लेंगे तो थोड़ा सा काम चल जाएगा। अक्सर जो सवाल आते हैं पेपर में, अगर डीप पेपर आएगा हमारा तो यहीं से साहब हमारे सवाल निकल के आएंगे। तो इनको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज करेंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये साहब हमारे कुछ मौलिक कर्तव्यों की एक ओवरऑल सा व्यू था। अब इस पर आधारित जो सवाल है ना, हम थोड़ा सा उन सवालों को देख लेते और नीति निर्देशक तत्वों पर हम जो है वो बाद में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। अब पहला जो सवाल है उस सवाल पर हम पूछते हैं। पहला सवाल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है साहब आपका, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। जो बच्चे इसको थोड़ा सा सवाल को इस समय पे देखेंगे ना तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, मौलिक कर्तव्य लगाएंगे। मगर हमें ध्यान रखना कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा का सिद्धांत है ये साहब आपका नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य भी नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है साहब आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 जो है वो मौलिक कर्तव्यों के अंदर साहब आपका शामिल किया गया है या मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, तो वो साहब आपका 86वां संविधान संशोधन था। मैं समझता हूँ इससे सबसे ज्यादा बार हमने इस पर ही चर्चा की है। पूरी मौलिक कर्तव्यों में बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, भूल मत जाना। अगला था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों से है जो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, तो इनका संबंध साहब आपका अनुच्छेद नंबर 51 के कैसे है, ठीक है। अगला सवाल है, चौथे नंबर का सवाल है साहब, मौलिक कर्तव्यों हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों के लिए जो समिति बनी इसका नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बीपी मंडल की बात की गई, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे देश में ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर साहब आपका रणजीत सिंह सरकारिया के बारे में बताया गया। जो रणजीत सिंह सरकारिया थे, इन्हीं की सिफारिश पर साहब आपका सहकारिया आयोग का गठन किया गया है जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करता है। ये दोनों बहुत पेपर में आते हैं, दोनों बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। और एलएम सिंघवी का बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग होते ही रहता है। कई समितियों के अध्यक्ष रहे, मगर मेन तौर पर आपको रणजीत सिंह सरकारिया और साहब आपका बीपी मंडल का ध्यान रखना है। ये बीपी मंडल आरक्षण की बात करते हैं और रणजीत सिंह सरकारिया जो है ये साहब आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताते हैं। अगला सवाल है कि नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मैंने भाग आपको बता ही दिया, भाग नंबर 4 क में इनका वर्णन है, 51 क अनुच्छेद है। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब समावेशित किया गया है।
तो मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया साहब आपका 1976 में किया गया। 1976 से पहले ये संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, ये 1976 में शामिल हुए। अगला है कि मूल कर्तव्यों का विचार निम्न देश के संविधान से लिया गया है। तो ये साहब आपका सोवियत संघ से लिया गया है। अच्छा, सोवियत संघ का विभाजन हो चुका है, तो विभाजन होने के बाद जो देश बचा है वो कौन सा देश बचा है साहब आपका? रूस बचा है। तो आप रूस ऑप्शन में आओ तो रूस भी लगा देना, सोवियत संघ आता है तो सोवियत संघ लगा देना। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि सोवियत संघ से साहब आपका पंचवर्षीय योजना ली गई है। इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान, ये सोवियत संघ के संविधान से आया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल 8वां सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किन संविधान संशोधन पर आधारित किया गया है? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अगर इसमें कूट होते ना तो और जबरदस्त बनता है ये सवाल कि भाई मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के आधार पर शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए 2 संविधान संशोधन हुए। तो एक तो हुआ था साहब आपका 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान के अंदर 10 साहब आपके कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद हमारे देश में साहब आपका 86वां संविधान संशोधन और हुआ है, और इस संविधान संशोधन के तहत 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया था, 11वां रिस्पॉन्सिबिलिटी और जोड़ी गई, और टोटल इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी। तो इसका आंसर दोनों लगाना है, 42 और 86 दोनों लगाना। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पॉइंट केवल 42 मत लगा देना, केवल 86 मत लगा देना, दोनों होंगे। और केवल 86 का जिक्र नहीं होता तो फिर तो आंसर इसका 42 है ही, ये तो फिर नो डाउट सोचने वाली कोई बात ही नहीं होती। अगला है कि भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य किससे शामिल हुआ साहब आपका? 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। आगे बढ़े, 10वें नंबर का सवाल क्या है? 10वां सवाल है कि अनुच्छेद 21 क को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। ये भी साहब चर्चा का विषय, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, ध्यान रखें। अब आगे जो आता है वो हमारा साहब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है साहब आपका नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित साहब आपकी अवधारणाएं। तो अब हम नीति निर्देशक तत्वों पर साहब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, इसको पहले हल्का सा जान लो। तो नीति निर्देशक तत्व साहब आपके संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में शामिल किए गए साहब आपके वे अधिकार हैं जो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और राज्य सरकारें इन्हीं के माध्यम से हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती हैं। इसमें राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी शामिल है। तो दोनों प्रकार की जो सरकारें वो साहब आपका योजनाओं को लागू करती हैं। तो इनके बारे में एक हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं, तो क्या है ये क्या नहीं है। अगर साहब इन नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाए तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है साहब इन्हें DPSP भी कहा जाता है। ये जो है साहब आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनको भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में साहब आपका शामिल किया गया है। तो 36 से 51 के बीच में साहब आपकी ये शामिल है। ठीक है, अब ये कहानी ये है कि असल में अब ये होते क्या है ये जानना जरूरी है। असल में बेटा ये राज्य के कर्तव्य हैं, ये राज्य की साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राज्य क्या करता है कि राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यों को हम सरकार भी कह सकते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ये दोनों मिलकर के इनके माध्यम से साहब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे साहब आपकी मनरेगा योजना हो, चाहे साहब आपकी कोई पेंशन योजना हो, या फिर साहब आपका न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हो, 3 तलाक हो, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही साहब आपकी बनाई जाती है। इन्हीं के तहत इनको लागू किया जाता है। अब ये नीति निर्देशक तत्व जो है इनका उद्देश्य क्या है, इसलिए इनको साहब हमारे संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो साहब आपका मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की भागीदारी। जितनी जनता उसमें वोट भाग लेगी, जितनी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने में भाग लेगी, उतना ही लोकतंत्र साहब आपका मजबूत माना जाएगा। एक उदाहरण से हम समझते हैं, मान लें कि साहब कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर 2 गांव है। एक गांव में सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू कर दिया और दूसरे गांव में सरकार ने कोई भी योजना लागू नहीं की। चुनाव का समय आया, वोट डालने का समय आया, तो आप ये निश्चित मान के चलना कि जो गांव योजनाओं से वंचित रह गया उस गांव के जो नागरिक होंगे वो नागरिक मतदान नहीं करेंगे।
मतदान अगर उन्होंने नहीं किया तो वहां पे लोकतंत्र को कमजोर बनाया गया है, वहां पे लोकतंत्र साहब आपका कमजोर हो चुका है। अगर सरकार उस गांव में भी योजनाओं को लागू करे तो उस गांव के नागरिक भी बढ़ चढ़ करके वोट देंगे, जिससे हमारा लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। तो इनका मेन मोटिव जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करना है। साथ के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, मतलब ऐसी राज्य का मतलब सरकार भी है यहाँ पर कि भाई ऐसा सरकार की स्थापना करनी है जो जनता के कल्याण के लिए काम करे, और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं साहब आपकी सरकारी योजनाएं जो है वो लागू की जाती है। आपको एक और बात ध्यान रखना कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सरकार के पास संसाधन पर निर्भर करते हैं, सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अब जब ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं तो यदि किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इनको लागू नहीं किया तो इनके खिलाफ साहब आपका न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, अर्थात ये जो है ये साहब आपके न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये न्यायालय में क्या है साहब आपके अप्रवर्तनीय है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है साहब आपका आर्टिकल नंबर 37 में, ठीक है। 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय में क्या रहेंगे, अप्रवर्तनीय रहेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे व्यक्तियों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि डीपीएसपी जो है ये साहब आपका सरकार के लिए बनाए गए हैं, ये सरकार के लिए बने हैं, ठीक है साहब। इनका संबंध किससे साहब आपका सरकार से है। अगर बात की जाए साहब इन नीति निर्देशक तत्वों की तो इनके बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। जैसे एक साहब आपके विचार जो है वो साहब आपका गॉनविल ऑस्टिन के द्वारा रखे गए हैं। इन्होंने इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। जबकि केटी शाह की अगर बात करें तो केटी शाह ने इन्हें एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, अर्थात आप चेक लेकर के गए और जब बैंक को सुविधा होगी तब वो आपको पे करेगा। तो ये ऐसे ही साहब आपके चेक है, इनकी तुलना चेक से की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की नवीनतम विशेषताएं बताया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, चंपक दुराई राजन बनाम मद्रास सरकार सन 1951। असल में एक विवाद था, एक मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये मुद्दा ये था कि भाई कि अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में विवाद हो जाए तो किसको वरीयता दी जाएगी। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि अगर इन दोनों में कभी भी इन दोनों को लेकर के विवाद हो तो जो हमारे मौलिक अधिकार होंगे इनको साहब आपका मान्य माना जाएगा, यानी कि ये साहब आपके वैलिड होंगे। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये साहब आपके मौलिक अधिकार के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात इनकी सहायता के लिए साहब आपके प्रयोग में लाए जाएंगे। तो ये इनके सहायक की तरह साहब आपके काम करेंगे। इस मुकदमे में कहा गया 1951 में साहब आपका ये मुकदमा किया गया था। अच्छा, अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हमारे संविधान में 3 संशोधन के माध्यम से इनको प्रभावित किया गया है। जैसे 42वें संविधान संशोधन से 3 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। अनुच्छेद नंबर 39 के कै में ये कहा गया है कि भाई निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाए। ये राज्य का कर्तव्य हो कि वह निःशुल्क विधिक सहायता साहब आपकी स्थापित करे। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ यह है कि भाई हमारे देश में हर व्यक्ति जो है समान तौर पर साहब आपका आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है। मान लो कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया और वो वकील रखने की हैसियत या कैपेसिटी नहीं रखता, तो ऐसे समय में उसे वकील उपलब्ध कराना ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्टिकल नंबर 39 के ए में स्थापित किया गया है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 43 के कै में ये कहा गया है, 43 के कै में ये कहा गया है कि भाई हमारे जितने भी साहब आपके उद्योग होंगे उस उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, अर्थात जो मैनेजमेंट है इस मैनेजमेंट में भी मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित हो। यह भी साहब आपका राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, अर्थात राज्यों की साहब आपका कर्तव्यों के तौर पर इनको साहब आपका शामिल किया गया है। ठीक है, भागीदारी क्या है साहब? भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 48 कै तो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। और 48 कै में कहा गया है कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य का कर्तव्य है कि वह जो है वो वन वन्य जीव एवं पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करे, उनका साहब आपका संरक्षण करे। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। अगर 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन ने
सीधे तौर पर तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव नहीं डाला, परंतु इस अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया था और विषय वस्तु में परिवर्तन करते हुए ये कहा था कि भाई ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। ये राज्यों की कर्तव्य होगा कि शिक्षा की व्यवस्था उसको करनी है। ऐसा है नहीं कि हमने मौलिक अधिकार बना दिया और स्कूल है नहीं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो स्कूलों की स्थापना इसके तहत की जाती है। 57वां संविधान संशोधन 2011 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो हमारे देश में सहकारी समितियां थी, सहकारी समितियों को आप लोग कहते हैं साहब आपका सोसाइटी, तो इन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको संविधान में साहब आपका शामिल किया गया था। देखिए सहकारी समिति बनती कैसे थी, कुछ किसान वर्ग इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके संसाधन, कृषि संबंधी संसाधन इकट्ठे करने शुरू किए और अपना एक रेगुलेशन नियम या कुछ नियम कानून बनाकर एक सिस्टम जनरेट कर लिया था। 2011 में सरकार इनको सरकारीकरण कर देती है और कहती है कि अब सोसाइटियों की जिम्मेदारी यानी कि सहकारी समितियों की जिम्मेदारी हम स्वयं संभालेंगे, हम इनका संचालन करेंगे। तो ये 57वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया और 43 के बी में साहब इनको शामिल किया गया है। अब ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इनको मुख्य तौर पर साहब आपका 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग साहब आपका डिवाइड किया गया है, उसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि उसके अंतर्गत ये है कि 3 विचारधारा या 3 सिद्धांतों पर हम इसको आधारित मानते हैं। पहला मानेंगे समाजवादी सिद्धांत पर, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत पर और तीसरा साहब आपका उदारवादी सिद्धांत पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। अगर साहब आपका समाजवादी सिद्धांत की बात करें, समाजवादी का मतलब जो साहब आपका जनता की भलाई के लिए लागू किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व जो जनता की भलाई से सीधे तौर पर जुड़े हैं, वो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें साहब आपका अनुच्छेद नंबर 38 पहला भाग है जो समाजवादी सिद्धांत का पालन करता है और इसके अंतर्गत 3 चीजों पर चर्चा की गई है। तो पहली चर्चा की गई साहब आपका आर्थिक न्याय पर, दूसरी जो चर्चा हुई है वो साहब आपका राजनीतिक न्याय पर चर्चा की गई है, तीसरी अगर मैं बात करूंगा राजनीतिक न्याय पर चर्चा है, चौथी अगर बात की जाए तो वो साहब आपका सामाजिक न्याय पर चर्चा की गई है। अच्छा, यहाँ पर सामाजिक न्याय, तो इन तीनों न्याय पर साहब आपकी चर्चा है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब यहाँ पर इंसाफ से नहीं है, बराबरी से है। तो यहाँ पर समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के स्तर से बराबरी को स्थापित किया जाए, तो ये अनुच्छेद 38 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 39 में कहा गया है, 39 में साहब आपका कहा गया है क्या कि समान कार्य समान वेतन, कि अगर कोई वर्ग है, कि अगर कोई महिला है और कोई पुरुष है, दोनों एक जैसा काम करते हैं तो उनको एक समान साहब आपका वेतन की व्यवस्था करना ये राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा। 39 के भी साहब आपका ये सामाजिक साहब आपके सामाजिक सिद्धांत को दर्शाता है। 39 के कै में कहा गया है साहब आपका निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई वकील नहीं रख सकता तो उसको वकील उपलब्ध कराना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अनुच्छेद 41 भी साहब आपका समाजवादी सिद्धांत का ही पालन करता है। और अनुच्छेद नंबर 41 में क्या कहा गया है? 41 में कहा गया है साहब आपका क्या, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के साहब आपके विधवाएं हो गई, जैसे विकलांग हो गए, साहब आपके दिव्यांग हो गए, या साहब आपके 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, या और अन्य किसी तरीके से साहब आपके समाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आर्थिक तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबकी जो पेंशन की व्यवस्था है, वो जो पेंशन की व्यवस्था है वो राज्य करेगा। ये साहब आपका अनुच्छेद नंबर 41 में दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि राज्य की कर्तव्य है कि वो साहब इनका पालन करे। 42 की अगर बात करें तो देखिए साहब, हमारे देश में जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन गर्भवती महिलाओं की सहायता का प्रबंध है, इनके इलाज की व्यवस्था, एम्बुलेंस सेवा, जैसे जन्म के बाद बच्चों को कुछ आर्थिक तौर पर मदद की जाती है, बालिकाओं के लिए अलग अलग राज्य सरकार योजना लेकर के आई है, तो जन्म के बाद एक किट प्रदान की जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत दिया गया? 42 में दिया गया कि गर्भवती महिलाओं की सहायता का प्रबंध करना ये सब आपका राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 में साहब आपका कुटीर उद्योग हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, वो कहेंगे साहब आपका न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, कि कम से कम मजदूरी साहब आपकी निर्धारित होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को इतने रुपए तो साहब आपके मिलेंगे ही। जैसे आप लोग देखते भी हैं कि आप अगर किसी सरकारी नौकरी पर जाओगे तो सरकारी नौकरी पर हमें
सरकार ग्रेड जारी करती है कि ये 2900 ग्रेड है, 1900 ग्रेड है, 2400 ग्रेड है, 4200 ग्रेड है, 5100 ग्रेड है, 5200 ग्रेड है। तो ये ग्रेड जो है न्यूनतम मजदूरी को दर्शाती है। इस ग्रेड के आधार पर जो मजदूरी निकल के आएगी वो सबको साहब आपकी पे की ही जाएगी। ये ध्यान रखना अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 का में आपको बताया ही है। वो क्या बताया साहब आपका कि किसी भी कंपनी के अंदर जो मजदूर होंगे, इन मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इनका भी कुछ साहब आपका हिस्सा होना चाहिए। ये 43 के कै में डाला गया है। जैसे आपकी अगर बात की जाए तो आप किसी उद्योग में काम करते हैं तो आपका पीएफ कटता है, आपके लिए साहब आपका फंड की व्यवस्था की जाती है। तो अनुच्छेद 43 के कै के अंतर्गत ही साहब आपकी सारी व्यवस्था संपन्न हो पाती है। आगे अगर बढ़े तो कुछ गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित साहब आपके हमारे नीति निर्देशक तत्व, जैसे अनुच्छेद 40, ये तो अक्सर पेपर में आता है। वो है साहब आपका क्या कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का गठन करेगा, हर गांव में वो ग्राम पंचायत स्थापित करेगा। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महात्मा गांधी की सोच थी कि गांव का शासन गांव के व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत साहब शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। 43B में मैंने आपको बता ही दिया कि जो सहकारी समितियां हैं उनका गठन करना साहब आपका राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 46 की बात करें तो 46 बड़ी इंपोर्टेंट है। 46 में कहा गया है कि एससी जो एसटी समुदाय है इनका संरक्षण करना, इनको आगे बढ़ाना जो है वो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राज्य साहब उनको बढ़ाएगा। 47 की अगर बात करें तो 47 में कहा गया है साहब आपका नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। भाई राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नशीले पदार्थों को बंद करे ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। ये महात्मा गांधी की विचारधारा थी। महात्मा गांधी जब अपने 11 सूत्री मांग करते हैं तो उसके अंतर्गत भी ये रखते हैं कि नशीले पदार्थों को दूर रखा जाए। इनकी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर गुजरात राज्य भारत का पहला राज्य बना था जिसने शराबबंदी की थी। बाद में बिहार भी इसके अंदर शामिल हो गया और 2 राज्यों में साहब शराब जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित साहब आपकी मानी गई है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो 48 में कहा गया है कि साहब आपका पशुधन की सुरक्षा राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पशुधन की साहब सुरक्षा करें, उनका संवर्धन करें। संवर्धन का मतलब होता है उनको बढ़ाए, अच्छी नस्ल के पशुओं को साहब आपका लेकर के आए। तो ये महात्मा गांधी की विचारधारा थी, महात्मा गांधी की सोच थी कि अगर पशुधन की सुरक्षा की जाएगी तो हमारे जो गांव हैं, गांव में इनकम बढ़ेगी और गांव के लोग सब आपके डेवलप होंगे। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी कुछ अनुच्छेद रखी गई। जैसे अनुच्छेद 44 कहती है समान नागरिक संहिता, अर्थात हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक समान साहब आपका कानून होना चाहिए। तो ये समान नागरिक संहिता इसमें दी गई है। अगर आजादी की बात की जाए तो आजाद भारत से पहले गोवा हमारे देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। परंतु आजाद भारत का जो पहला राज्य है वो साहब हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना और हम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड ने आजादी के बाद लागू किया है। अनुच्छेद 45 मैंने आपको बताया ही है कि 45 में क्या कहा गया साहब आपका शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर ये चर्चा करती है अनुच्छेद नंबर 45। अच्छा 48 का ए मैंने आपको बताया था कि वो क्या है साहब आपका पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना इसके अंतर्गत रखा गया है साहब आपका। अच्छा आगे अगर बढ़े तो अगली जो अनुच्छेद है वो साहब आपका अनुच्छेद नंबर 39 है। अनुच्छेद नंबर 39 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 39 क्या कहती है 49 यानी कि 39 में कहा गया है ऐतिहासिक धरोहर की, सॉरी 39 कह रहा हूं मैं बार बार, 49 है, 49 का मतलब 49। ये कहती है साहब आपका ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा, हमारी जितनी भी साहब आपकी ऐतिहासिक धरोहर है उनकी सुरक्षा करना भी ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता चला कि कोई व्यक्ति आ गया और आकर के उसने लाल किले को तोड़ना शुरू कर दिया या ताजमहल को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत है कि उनको सुरक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। 50 में क्या कहा गया है? 50 बड़ा इंपोर्टेंट है, 50 अक्सर पेपर में आता है। वो ये है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है। ये अक्सर साहब आपका पेपर में आता है। और 51 में कहा गया है कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन करेगा, संधियों का पालन करे। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत साहब आपका रखा गया।
तो हमने लगभग सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ लिया है। आप इनको ध्यान रखना। मैं आपसे ये कहूं कि आप भूलना किसको मत, तो भूलना मत साहब आपका अनुच्छेद 39 को, 39 कै को आप कभी मत भूलना, जो पेपर में अक्सर आती है। 40 को कभी मत भूलना, साथ के साथ 44 को मत भूलना, 48 कै को मत भूलना, 50, 51 को मत भूलना। ये तो आपको बिल्कुल कंठास याद होनी चाहिए, ये तो आप कभी ना भूलें। अगर इसके अलावा जो बाकी अनुच्छेद है उनको भी एक बार देख लेना। तो हमने ये देख लिया कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। अब इन पर जो आधारित सवाल है उनको हम लगा लेते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में साहब हमारे ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर हमने एक बार टॉपिक पढ़ लिया ना, तो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर कोई साहब आपकी दिक्कत नहीं होती है। बस एक बार टॉपिक को जानना जरूरी है। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या थे? उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी सिद्धांत, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इन पर आधारित सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या क्या है बेटा? देखिए साहब, पहला सवाल है कि भारत में समान सिविल संहिता को रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि इनको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो तो साहब आपका गोवा था। मगर इसको गोवा में जो लागू किया था वो लागू किया था साहब आपका पुर्तगाल की सरकार ने। ध्यान रखना। मगर आपसे ये पूछ ले कि आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है, तो आजाद भारत का जो पहला राज्य था वो था साहब आपका उत्तराखंड। ध्यान रखना, उत्तराखंड पहला राज्य था। इसके लिए ना जो उत्तराखंड में भारतीय समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, तो इसके लिए ना एक अलग से हम क्लास रखेंगे। बस आप अभी केवल सवाल में ध्यान रख रहे हैं कि आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, मगर पहला राज्य कौन सा था साहब आपका? गोवा था। अगर हम इसी में पढ़ेंगे ना तो फिर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे, इसको अलग से एक क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। अगला सवाल 12वां सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान शामिल किया गया? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर क्या है साहब आपका? 44 है। ये उत्तराखंड के लिए आने वाला सवाल है, ध्यान रखना। रंजना देसाई समिति की सिफारिश पर इसको साहब आपका लागू किया गया है। तो ये मेरी नजर में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखेंगे, बाद में हम देखेंगे इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल नंबर 39 कै का संशोधित शीर्षक क्या है? तो अनुच्छेद 39A में रखा गया था निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान रखना, निःशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, पूरा देखो, थोड़ा सा और डीप एनालाइज करना है। समान न्याय तथा समान अवसर, निःशुल्क विधिक सहायता एवं समान न्याय हेतु समान अवसर। अगला निःशुल्क विधिक सहायता एवं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सब एक ही बात कह रहे हैं। तो बी ऑप्शन थोड़ा सा सटीक मानना और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं के अलग करने का पृथक करेंगे? यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है। देखिए बेटा, कार्यपालिका वह संस्था है जो साहब हमारे देश में बनने वाले कानूनों को लागू करती है, तो वो साहब आपका कार्यपालिका है, और न्यायपालिका उनको संरक्षण देती है। तो दोनों को अलग अलग रखना है, ये अनुच्छेद 50 का मुद्दा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है? तो बेटा, पर्यावरण की जो सुरक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 2 आपको ध्यान रखनी है। एक अनुच्छेद ध्यान रखनी है साहब आपका 48 का ए, और एक अनुच्छेद और आपको याद रखनी है, वो है साहब आपका 51 का कै। तो इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत पर्यावरण के ऊपर चर्चा है, मगर है विषय किसका साहब आपका? समवर्ती सूची का। अब चूंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और साथ के साथ राज्य भी बना सकता है। ठीक है, अगला है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में दिया गया है। मैंने आपको बता ही दिया किसमें है, 44 में है। अगला सवाल क्या है? 17वां सवाल है। सवाल देखिए थोड़ा सा अच्छा है। सवाल यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समानता का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो गलत कौन सा बताना है? पहला है पूंजी का समान वितरण, भूमि और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण। तीसरा होगा सामाजिक आर्थिक असमानता की कमी, सभी के लिए समान अवसर की समानता। तो ये इसमें से कौन सा कथन साहब आपका गलत है समानता के सिद्धांत के अंतर्गत? तो पूंजी का समान वितरण ये बिल्कुल ठीक है, पूंजी का समान वितरण ही हमारे देश में है। भूमि और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, तो ये प्रस्तावना में
समानता को साहब आपका नहीं दर्शा रहा, तो ये साहब आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है साहब आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता की कमी। तो हमारे संविधान में जो है वो साहब आपका सामाजिक और आर्थिक समानता में कमी नहीं है, तो ये भी साहब आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आगे अगर बढ़े तो सभी के लिए समान अवसर की समानता, तो हमारे संविधान में सबके लिए समान अवसर है ही, तो ये कथन सही हो जाएगा। दो गलत हो गए, 2 और 3, तो इसमें कुछ गलत है टाइपिंग में, इसको 1 को हटा दो और 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चले। 18वां सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किस भाग में साहब आपका निहित है। तो ये भाग में निहित है साहब आपका भाग नंबर 4 में। तो भाग नंबर 1 में दिया भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 में दे रखा नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार और 4 में क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व साहब आपके दिए हैं। 19वां सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्णित निर्देशक तत्व न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जब इनकी न्यायिक समीक्षा अधीन नहीं है, हाँ ये ठीक है, हम इनको न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। ठीक है, समीक्षा के अधीन कहाँ है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 20वां सवाल क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। तो वन्य एवं वन्य जीवों की जो सुरक्षा की चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 48 के ए में दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन से इसको साहब आपका जोड़ा भी गया था। 21वां सवाल क्या है, 21वां सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो धन का संकेंद्रण का मतलब क्या होगा कि भाई धन को इकट्ठा करना, धन को जमा करना, ये किसका उल्लंघन करेगा, तो ये उल्लंघन करता है साहब आपका किसका, नीति निर्देशक तत्वों का, यानी कि धन को इकट्ठा नहीं करना, सबको समान तौर पर साहब इसका वितरण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 22वां सवाल क्या है, 22वां सवाल है कि किसने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य आकांक्षाओं का घोषणा मात्र है। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत और उपदेशों का घोषणा मात्र है, ये जो कहा था साहब आपका, किसने कहा था, ये जो सिद्धांत आपका दिया है ये दिया था साहब आपका लास्की ने, ध्यान रखना लास्की के शब्द है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23वां सवाल क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, गांधी के रामराज की स्थापना करना नहीं है इसका उद्देश्य, स्वतंत्र समाज की स्थापना करना भी नहीं है, समाजवादी राज्य की स्थापना करना, हाँ ये कुछ हद तक कह सकते हैं, मगर सबसे अच्छा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को हम सबसे पहला प्रेफरेंस साहब आपका देंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उम्र के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A में व्यवस्था की गई कि राज्य मुक्त एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। तो 6 से 14 वर्ष है और अनुच्छेद जो है वो क्या है साहब आपका आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो ये किससे संबंधित है साहब आपका, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि भारत की सरकार ने कोई समझौता किया और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई समझौता करके आए और राज्य इनको लागू ना करें तो ये अनुच्छेद 51 का उल्लंघन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना जरूरी है और ये साहब आपका देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी साहब आपका जरूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया गया है। तो इसका जो है आप लोग इसका जवाब दें, कितनी बार इस पर चर्चा हो गई, कई बार इस पर चर्चा हो गई। तो ये आज हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी, क्वेश्चन थोड़े से कम देखे। यही वो सवाल है जो लगातार यूके SSSC अपने एग्जामों में पूछता आ रहा है। तो आप इन सवालों को जरा ध्यान रखें, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उन कमेंट का आप समाधान निकाला जाएगा। अगली क्लास जरूर जल्दी होगी, कल को अगली क्लास की हम देखेंगे। कल की क्लास में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।